नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूकेपीएससी ने रद्द किया जेईई भर्ती परीक्षा के परिणाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। यूकेपीएससी ने रद्द किए जेईई भर्ती परीक्षा के परिणाम। एसआईटी की सिफारिश पर परीक्षा के नतीजे रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा में नकल के चलते रद्द किया गया परिणाम और अगस्त में दोबारा परीक्षा कराने का प्रस्ताव भी है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड संयुक्त राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा यानी जूनियर इंजीनियर के परिणाम को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। इस परीक्षा में नकल की जांच के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश के बाद परीक्षा के नतीजे रद्द कर दिए गए। बता दें कि यह परीक्षा 26 नवंबर 2021 को हुई थी और अब इस परीक्षा को अगस्त 2023 के आखिरी हफ्ते में कराने का प्रस्ताव रखा गया। आपको बता दें कि नए सिरे से विज्ञापन अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जारी होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूकेपीएससी ने रद्द कर दिया है जेईई का जो परिणाम आया था जेईई परीक्षा का। एसआईटी की सिफारिश पर ये नतीजे रद्द करने का आदेश दिया गया। 26 नवंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हितेश, ये एक बहुत बड़ी खबर इसको उत्तराखंड के लिए माना जाएगा क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है कि परीक्षाएं होती है, कई बार पेपर लीक हो जाता है। अब यहां पर भी जो एसआईटी ने जो सिफारिशें रखी थी उसके तहत जेईई की जो परीक्षा परिणाम आए थे उनको रद्द कर दिया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इनके जो अभ्यर्थी थे उन पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस भर्ती को अगले अगस्त माह तक के लिए रोक दिया गया है क्योंकि अप्रैल माह में इसका नया विज्ञापन जारी होगा। इस पर जिस तरीके से रोक लगा दी गई है क्योंकि अब जिस तरीके से जो बेरोजगार आंदोलन, जो बेरोजगार संघ था, वो एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। तो वही जिस तरीके से इस भर्ती की जो तैयारियां हैं, जो उसका नया विज्ञापन है, वो अप्रैल में जारी होगा। उसके बाद में जो भर्ती है यह अब अगस्त में पूरी की जाएगी क्योंकि जिस तरीके से साफ की बात नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जो सरकारों को भी लग रहा था, विभाग को भी लग रहा था और आयोग को भी लग रहा था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से धांधली है, क्योंकि जो अभ्यर्थी इसमें नए सिरे से जो शुरू करेंगे तो उनकी कहीं ना कहीं फीस भी माफ होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आयु की जो सीमा है उसको भी बढ़ा दी गई है। जी, लेकिन हितेश, सवाल यही उठता है, देखिए अब यूकेपीएससी की हम परीक्षा की बात करें तो 2021 में परीक्षा हुई, आज हो गए 2023, अब फिर अगस्त में आप दोबारा परीक्षा कराएंगे तो इसमें समय भी बहुत ज्यादा खराब होता है उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने सीरियस तरीके से तैयारी की थी। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई युवा तैयारी करता है तो मिनिमम उसको 1 से 1.5 वर्ष तैयारी करने में लग जाता है। और लगातार जिस तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो भर्ती धांधली का जो मामला है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार इसमें एक के बाद एक लगातार इसमें भर्ती पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगार संघ इसमें आंदोलन में उतरा है, क्योंकि उसके भी सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जिसके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं। अब उन छात्रों का भविष्य भी अधर में 307 की धाराएं उन पर लगाई गई है। तो ऐसे जो छात्र हैं, जो इस तरह के छात्र हैं, जो भी इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, अब अगस्त में यहाँ भर्ती परीक्षा होगी, अप्रैल माह में इसका विज्ञापन जारी होगा, तो कहीं ना कहीं जो आयोग ने यह बात इसमें कही है कि जो आयु सीमा है वो बढ़ा दी जाएगी, लेकिन जिन छात्रों पर मुकदमे हैं, जो छात्र दागदार है, उनको इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जी हितेश, चलिए आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां राज्य के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने सचिवालय स्थित सभागार में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की, जहां कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री ने कई विषयों पर चर्चा करने के साथ ही आगामी चारधाम यात्रा में सड़कों की स्थिति पर भी बातचीत की है। बैठक के बाद परिवहन मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि सड़कों पर यात्रियों और चलने वालों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही आगामी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए। राज्य सड़क सुरक्षा सलाहकार परिषद की आज बैठक थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और सचिवालय मौजूद थे। हमारी पहली प्राथमिकता प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकना, लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, और यदि कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें यात्रियों की जान कैसे बचाएं, यह हमारी प्रायोरिटी है। और हमारा मानना है कि ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चारधाम यात्रा अगले माह से प्रारंभ हो रही है। हमने एनएच
पीडब्ल्यूडी, बीआरओ, एनएचआई सभी कार्यदायी संस्थाओं को आज बुलाया था। तो ब्लैक स्पॉटों का चयन, डिवाइडर लगाना, सीसी कैमरे लगाना और जो गड्ढा मुक्त सड़कों का निर्माण होना है। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने ये बैठक ली थी, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की ये बैठक है और राज्य सरकार का यही कहना है कि सड़क में जो सुरक्षा है वो उनकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। वहीं देहरादून में ही शहरी विकास एवं आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में बने सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास आवंटित किए। ये आवास उधम सिंह नगर के सितारगंज उकरौली में दिए गए। कुल 1168 ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गए, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सितारगंज उकरौली में लाभार्थियों को आवास दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये आवास दिए गए हैं। देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ये आवास आवंटित किए। आप जानते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम हर घर को, हर व्यक्ति को हम छत दें। और उत्तराखंड में आप जानते हैं कि जो हमारा लगभग 21 परियोजना यहाँ पे चल रही है और 17,304 लोगों को आवास उनमें मिलना है। आज हमने जो हमारी उकरौली सितारगंज की जो परियोजना है, जिसमें 1168 ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजना जो चल रही है, उसमें लोगों को दिए जाने हैं। आज 394 लोगों का ड्रॉ हमने निकाला है और तुरंत ऑनलाइन उनको हम लोगों ने यहाँ पे एक लॉटरी निकाली है। और उसमें भी हमने जो हमारे दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको पहले फर्स्ट फ्लोर पे हमने उनको जगह दी है, शेष को उसी हिसाब से। वहीं देहरादून में सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सरल कृषि बीमा योजना के अंतर्गत रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ किया। योजना को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसानों के हितों के संरक्षण पर पीएम मोदी का विशेष ध्यान है। देश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, किसानों के आर्थिक स्तर में सुधार हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मंत्री जोशी ने कहा कि प्राकृतिक कारणों से किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए सार्थक प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुभारंभ किया। किसानों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ये कहना है गणेश जोशी का। रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ किया गणेश जोशी ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं एशिया की अध्यक्ष व चेयरमैन गिरजा जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से किया है और इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर 4 जिलों को इसमें लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 250 किसानों को इससे जोड़ा गया है और हमने घोषणा की है कि शीघ्र ही इसको हम प्रदेश के जो 12,000 हमारे किसान हैं, उनका प्रीमियम हमारी सरकार देगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को अब लाइन में नहीं लगना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दर्शन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। 1-1 घंटे के स्लॉट पर दिए जाएंगे टोकन। चारों धामों में प्रवेश द्वार पर दिए जाएंगे टोकन। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने। तीर्थ यात्रियों को अब लाइन में नहीं लगना होगा, स्लॉट डिसाइड किए जाएंगे, दर्शन के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, सबको टोकन दिए जाएंगे और 1-1 घंटे का अंतराल भी उसमें होगा। 1-1 घंटे के जो स्लॉट है वो दिए जाएंगे टोकन। यात्रा मार्ग पर 6 स्थानों पर लगेंगे वाईफाई। पर्यटन विकास परिषद ने बनाए केंद्र। उत्तरकाशी, बड़कोट, दोपटा, हिना, गंगोत्री में ये केंद्र लगाए जाएंगे। सोनप्रयाग और पांडुकेश्वर में पंजीकरण केंद्र लगाए जाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन के। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां यात्रियों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उनको टोकन दिए जाएंगे और 1-1 घंटे का स्लॉट वहां पे लगाया जाएगा और उस स्लॉट के तहत ही वो दर्शन कर सकेंगे। अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन के केंद्र भी बना दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
तो श्रद्धालुओं को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बात करें चारधाम यात्रा की। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। नरेंद्र नगर में बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने का मुहूर्त तय किया गया। बता दें कि इस साल 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर गुरु पुण्य योग में श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले जाएंगे, जिससे पहले जोशीमठ प्रशासन की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची और यहां सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान जोशीमठ प्रशासन की टीम ने मास्टर प्लान के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। बता दें कि इस साल भगवान बद्री विशाल धाम में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्य में कई रुकावटें खड़ी हुई हैं। हालांकि भगवान बद्री विशाल धाम तक जाने के लिए सड़कों से बर्फ हटाई जा चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारीख तय कर दी गई है। भगवान बद्री के जो द्वार हैं 27 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में होली पर बिकी करोड़ों की शराब। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करोड़ों की शराब बिकी होली के दिन। होली पर बेची गई करीब 7 करोड़ रुपए की शराब। जी हां, 7 करोड़ रुपए की शराब बेची गई होली के दिन। जिला आबकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। धर्मनगरी हरिद्वार देश और दुनिया में आध्यात्मिक नगरी के नाम से विख्यात है। देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं, मगर इससे विपरीत होली के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार मदिरामय हो गई। होली पर हरिद्वार में करोड़ों की शराब बेची गई। ये बात हम नहीं बल्कि आबकारी विभाग द्वारा जारी आंकड़े कह रहे हैं। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 130 ठेकों पर 4 करोड़ 50 लाख की इंग्लिश शराब और 2.5 करोड़ की देसी शराब बेची गई। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि धर्मनगरी हरिद्वार में इतने बड़े पैमाने पर शराब का सेवन होता है, ये बात कहीं ना कहीं अचंभित जरूर करती है। जो हमारी देसी विदेशी मदिरा की दुकानें जनपद हरिद्वार में, इसमें पिछले होली के 2 दिन पहले 3 दिन पहले से जो बिक्री आई है वो लगभग 2 गुनी बिक्री आम दिनों की अपेक्षा आई है, और जो कि लगभग 7 करोड़ की बिक्री आई है पूरे जनपद में। और इसमें लगभग 4.5 करोड़ के आसपास विदेशी मदिरा की, बाकी जो बियर और देसी शराब की है। और इसका परिणाम ये रहा कि हमने 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक विशेष अभियान चलाया था। इसमें हमने करीब 26 मुकदमे दर्ज किए और करीब 700 लीटर कच्ची शराब बरामद की थी, और लगभग करीब 7000 किलोग्राम जो लहन नष्ट कराया था। 2 दर्जन से अधिक भट्टियां नष्ट कराई थी। उसका परिणाम रहा कि ये पर्व जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। और जनमानस से भी जो हमने अपील की थी उसके लिए भी धन्यवाद है कि वो अवैध शराब कच्ची शराब की तरफ ना जाए, और उसको ऐसा लगता है कि जो बिक्री आई है उस हिसाब से सफलता मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय पुनीर। संजय, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। हरिद्वार यूं तो धर्म नगरी है, लेकिन होली के दिन की अगर बात की जाए तो 7 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। बिल्कुल रवीश, वाकई ये अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि यूं तो धर्मनगरी को एक आस्था का केंद्र कहा जाता है, लेकिन उसके विपरीत होली के मौके पर जिस तरह से शराब की बिक्री ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, ये अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन होली के पर्व में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के नंबर 1 जिला कहा जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों से लगातार ही जिस तरह से जो शराब के शौकीन हैं उनकी ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हालांकि जिस तरह से हमारी आबकारी अधिकारी से बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरिद्वार में इस बार एक बड़ा रिकॉर्ड शराब की सेवन करने वालों ने तोड़ा है, क्योंकि लगातार ही आबकारी विभाग भी लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई कर रहा था। 26 से ज्यादा मुकदमे भी आबकारी अधिकारी ने किए हैं। इसकी वजह यही है कि लोगों ने अवैध शराब का सेवन नहीं किया है, वैध दुकानों से शराब खरीद कर उनका सेवन किया है। तो कहा जा सकता है कि हरिद्वार में एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। रवीश। जी हाँ संजय, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि यहाँ पे 7 करोड़ रुपए की शराब बिकी, और उसमें भी देखा जाए तो देसी शराब की जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं वो भी 2.5 करोड़ के पार चले जाते हैं। रवीश, क्योंकि आबकारी अधिकारी ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से बीते वर्ष भी करीब करोड़ों की शराब बिकी थी, लेकिन इस बार 7 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अंग्रेजी शराब की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी शराब करीब 4.5 करोड़ की बिकी है, तो वहीं देसी शराब भी 2.5 करोड़ के आसपास बिक्री हुई है। हालांकि
जिस तरह से हम लगातार बीते दिनों से देख रहे थे, आबकारी अधिकारी भी लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि इस होली के पर्व में आप शांति से होली मनाएं और वैध ही शराब की दुकान से शराब खरीद कर पिए। अगर जिस तरह से हम देख रहे थे लगातार ही, क्योंकि जो लोग अवैध शराब पीते थे उनकी कहीं ना कहीं जान को जोखिम भी हो जाता था। यही वजह रही है कि इस बार शराब के जो बिक्री है उसने कहीं ना कहीं एक आंकड़ा छुआ है, 7 करोड़ के आसपास आंकड़ा रहा है। रवीश जी हाँ, और सागर, लेकिन अगर दूसरे तरीके से इसको देखा जाए संजय, इसको दूसरे तरीके से हम देखें तो शायद सरकार के लिए तो यही होगा कि उनकी तो रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने आप में एक सरकार का बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि जहां हर वर्ष करोड़, 2 करोड़ या 4 करोड़ का आंकड़ा रहता था, इस वर्ष 7 करोड़ का पहुंचा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लिए फायदे वाली बात है। सरकार का जो आबकारी विभाग है उसको एक राजस्व की प्राप्ति हुई है। हालांकि इसको लेकर एक आंकड़ा भी जारी हुआ है। जिस तरह से आबकारी अधिकारी ने बताया है कि बीते दिनों से लगातार ही हम लोगों से अपील कर रहे थे, उसका भी कहीं ना कहीं असर शराब की बिक्री पर पड़ा है। रवीश लेकिन संजय, इसमें एक बड़ा ये भी रहता है कि कहीं हुड़दंग ना हो जाए, क्योंकि होली का माहौल रहता है, लोग शराब का सेवन करते हैं। बड़े हुड़दंग की कोई घटनाएं तो सामने नहीं आई। देखिए, अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में इस बार और वर्षों की भांति इस वर्ष जो होली का पर्व है वो शांति से बीता है, क्योंकि लगातार ही जो हरिद्वार पुलिस थी वो भी सड़कों पर उतरकर तैनात थी। अगर हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए या फिर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, तमाम जगह पुलिस बल तैनात था। हालांकि होली से कई दिनों पहले से ही पुलिस ने एक टीम बनाकर कई क्षेत्रों में तैनात की गई थी। अगर हरिद्वार के शहरी क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर भी लगातार पुलिस ने अच्छी मॉनिटरिंग की है। उसका यही फल रहा है कि जो शांति से इस बार होली का पर्व बीता है। रवीश चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी में तमाम जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे, हरिद्वार में नगर निगम की टीम के साथ धक्का मुक्की हुई। गंदगी और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर कार्रवाई का विरोध जताया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से ही ये बड़ी खबर है। हरिद्वार में नगर निगम की टीम के साथ धक्का मुक्की हुई। गंदगी और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर कार्रवाई का विरोध यहां पे किया गया। ज्वालापुर क्षेत्र में लोगों के साथ निगम टीम की झड़प हो गई। नगर निगम की टीम ने करीब 30,000 का जुर्माना वसूला। टीम के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। धक्का मुक्की करने का वीडियो भी पुलिस को सौंपा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीम के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजेश रस्तोगी की अगुवाई में महंगाई के खिलाफ लक्सर में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर के बालावाली तिराहे में धरना दिया और सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान राजेश रस्तोगी ने कहा कि बीजेपी सरकारों ने देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी की आग लगी है, बेईमानी भ्रष्टाचार की आग लगी है। अडानी ने जिस तरह से देश को लूटा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। महंगाई की आग लगी है, भ्रष्टाचार बेईमानी की आग लगी है। अडानी ने किस तरीके से देश को लूटा है, अडानी का मोदी से क्या संबंध है। राहुल जी रोज चिल्ला रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है, कोई कमेटी का गठन नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, हर बार गैस के सिलेंडर पर पैसा बढ़ा देते हैं हाईकमान के निर्देश पर। आज यहाँ लक्सर में संत कुमार पवार की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ बालेश्वर जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में हैं और ये गैस के खिलाफ जो अभी 50 रुपए बढ़ाए हैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। पेट्रोल देखो, गैस देखो, डीजल देखो, हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार की कानून पर जो है बिल्कुल जो सिस्टम रहेंगी नहीं बिल्कुल भी। हमारा तो सरकार से निवेदन है कि आम आदमी को कम से कम जो है कुछ राहत मिले, उनके रेट जो है थोड़े कम किए जाए ताकि हर आदमी को राहत मिले। अगली खबर भी लक्सर से है, जहां किसानों ने भी उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान यूनियन क्रांति गुट ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सूबे में किसानों के बिजली बिल माफ और फ्री कनेक्शन दिए जाने और केसीसी माफ किए जाने की मांग की है। वहीं किसानों ने मांग पूरी न होने पर 14 मार्च को विधानसभा का घेराव करने और विधानसभा सत्र न चलने देने की भी चेतावनी दी है। इस मसले पर किसान यूनियन क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मनिनवाल ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य को लेकर के किसान ऐतराज जता रहे हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मनीनवाल। डॉक्टर साहब, आप क्यों ऐतराज जता रहे? उत्तर प्रदेश की तर्ज पे इन्होंने गन्ना मूल्य घोषित कर दिया, क्या वजह है? देखिए, धामी जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है उत्तराखंड की, ये 1 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है और इसको देवभूमि कहा जाता है और हिंदुस्तान का ये दिल है। और मैं लक्सर को नमस्कार करता हूँ और पूरी उत्तरांचल प्रदेश को नमस्कार करता हूँ। ये जो दूसरी बार सरकार आई है, ये काट की हंडी है और काट की हंडी मैं समझता हूँ कि जनता दोबारा इसको मौका नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 राज्यों का कर्ज माफ करने का आदेश 7 राज्यों के चीफ को दिया है, चीफ मिनिस्टर को दिया है, लेकिन धामी सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। किसानों का जो निहित है वो भारतीय किसान यूनियन क्रांति में मौजूद है। तो क्या करे क्रांति है सरकार के इस निर्णय पे? क्या अब आगे क्या रणनीति आपकी? अब अगली रणनीति हमारी होगी, हम अपने हाईकमान से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अपने कोर कमेटी से पूछ कर, बहुत जल्द सत्र चल रहा है, हम सत्र में वहाँ आवाज उठाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सत्र को चलने नहीं देंगे। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। खबरों में फिर रुख करते हैं हरिद्वार का, जहां जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवाकर उनका सौंदर्यकरण किया जा रहा है। शंकराचार्य चौक से सौंदर्यकरण के बाद अब बिरला घाट के पास 2 जमीनों से अवैध पार्किंग हटाकर पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। डीएम विनय शंकर पांडे ने दोनों पार्कों का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर पार्क का विकास करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम विनय शंकर पांडे ने बिरला घाट से ललता राव पुल के बीच सड़क चौड़ीकरण के भी निर्देश दे दिए। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण द्वारा करीब करोड़ रुपए के से सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। ये तो अभी चौड़ीकरण वाला तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इनको डिज़ाइन बनाने के लिए कहा है। मुख्य रूप से जो ललतारा पुल पर आपने देखा होगा कि यहाँ काफ़ी वाहनों की पार्किंग होती थी और अनऑथराइज्ड पार्किंग, उसको रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पर एक अच्छा खूबसूरत 2 पार्क डेवलप किए जा रहे हैं और काम अपने समय के हिसाब से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोगों का मेन फोकस रहेगा इस सड़क का चौड़ीकरण। तो उसके लिए आज भी पूरी टीम आई हुई है और इनको हमने भी निर्देश दे दिए हैं कि इसका पूरा डिज़ाइन तैयार करें और इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसकी पूरी एनालिसिस करने के बाद हम लोग इसको। तो इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।